आज स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का हम लोग चैप्टर। बेसिकली ये कोई नया चैप्टर या कुछ चैप्टर वैप्टर नहीं है, तुम लोगों को पता चल जाएगा जब भी मैं नाम बोलूँगा। वैसे नाम अभी बता देता हूँ। ये है बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर, जो कि मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। ये कोई चैप्टर तुम्हें ना तो एनसीईआरटी में मिलेगा, हाँ हो सकता है तुम अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उसके मॉड्यूल में तुम्हें मिल जाए। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग वो सारे बेसिक्स मैथमेटिक्स की टर्म के बारे में बात करेंगे, वो सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे मैथमेटिक्स के, जो कि हमें फिजिक्स में आगे जाके काम आएगा। स्टार्ट करते हैं बाय द नेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फिजिक्स में। मैं ये नहीं कह रहा फिजिक्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, पर कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए, कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आपको ये मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड आई नो या आई होप कि आप लोगों ने इसे 10th में ज़रूर पढ़ा होगा या अपनी कोचिंग में पढ़ लिया होगा। वैसे 10th में ही ये पढ़ लिया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम बस ये समझो कि मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है, जहाँ पे ए बी और सी कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं 3x + 4 = 0, ठीक है। तो हो सकता है, लेकिन याद रखना ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती? ए की वैल्यू जीरो, तो जीरो जिससे मल्टीप्लाई होता है वो भी जीरो, थी पूरी टर्म कट जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसा कि तुमने पढ़ा होगा, मतलब ही यही होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है सबसे हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर जो है कोफिशिएंट की, वो होनी चाहिए 2। 2 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे देख लो, ये सब कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट, तो कोफिशिएंट क्या है? एक्स। वेरिएबल क्या है? एक्स। तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए 2। अगर 2 की जगह 1 हो गया सबसे हाईएस्ट, वो लीनियर बन जाता है। अगर 3 हो गया तो वो क्या बन जाता है? क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इस फॉर्म में होता है, कोई भी नंबर तुम्हें इस फॉर्म में मिल जाए। फॉर एग्जांपल ये अब कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो 3x² प्लस 4x माइनस 3, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाता है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और इसके रूट्स भी निकाले जाते हैं। जैसे कि रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac, सीधी धारा 4a का फॉर्मूला। डी का मतलब ये होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इनकी पूरे को सॉल्व करने के बाद तुम्हारी वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही थी, डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही थी, यानी कि पॉजिटिव में आ रही थी, ठीक है, पॉजिटिव में आ रही थी, तो क्या होता था? रियल रूट्स होते थे उसके क्या होते थे? रियल रूट्स होते थे। और वो रियल रूट्स के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होते थे, यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब वो रूट अलग अलग होते थे। जैसे कि मान लो कि कोई रूट 2 आ गया, कोई रूट 3 आ गया, या -2 और 2 आ गया, ये दोनों भी डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है, क्योंकि -2 और 2 अलग अलग होते हैं, ठीक है। -2 अलग है, 2 अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो इस तरीके से हम लोग रूट्स निकालते थे 10th क्लास में। वो चीज़ भी इस बार काम आएगी फिजिक्स के अंदर, हमारे 11th की फिजिक्स में बिल्कुल काम आएगी। उसके अलावा अगर पॉजिटिव होती थी हमारी डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती थी तो हम लोग रियल और डिस्टिंक्ट बोल देते थे। लेकिन अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होती थी, यानी कि 0 से छोटी होती थी डी की वैल्यू, तो हम लोग कहते थे कि इसका कोई भी रूट नहीं होगा, रियल रूट नहीं होगा, रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट कह देते थे। और शायद हो सकता है आपके टीचर ने बताया इमेजिनरी रूट कहते थे, या फिर शायद आपके टीचर ने बताया ही ना हो, बोला हो कि इसका रूट नहीं होते। लेकिन 11th में हम लोग पढ़ेंगे इसके इमेजिनरी रूट होते हैं, आयोटा होता है जिसका मतलब। तो ये आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैथमेटिक्स के अंदर। फिजिक्स में इसका कोई काम नहीं है। फिजिक्स में हमें बस कहाँ तक रिश्ता रखना है भाई? फिजिक्स में हमें बस ये या पता रहना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है, तो रूट आएंगे, रियल होंगे, रूट रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया डिस्टिंक्ट का। रूट दूसरा केस हो सकता है कि भाई स्मॉलर देन होगा तो उसमें रियल रूट नहीं होंगे, बस इतना हमें फिजिक्स के लिए इतना ही जानने की ज़रूरत है। और तीसरा केस आ जाता है जिसमें डी 0 के इक्वल हो सकता है। जरूरी थोड़ी है भाई कि डी 0 के इक्वल ना हो, 0 के इक्वल भी तो आ सकता है। एक बार 0 के इक्वल आ जाएगा तो रूट रियल होंगे, लेकिन क्या नहीं होंगे? डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब 2 है अगर एक रूट, तो दूसरा रूट भी 2 ही होगा। अगर 4 है एक रूट, तो दूसरा रूट भी 4 ही होगा, ठीक है। इसे कहते थे रियल एंड इक्वल रूट्स। और ऐसे बहुत सारे रूट्स आ जाते थे। 10th क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस मेथड से। ये बेसिक कुछ नहीं है, 10th का ही आपका मैथमेटिक्स का एक नॉर्मल सा
जो है आपका कंसेप्ट लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, बस इतना सा ही कंसेप्ट लगेगा। और सीधी धराचार्य फॉर्मूला अगर भूले नहीं हो तो माइनस बी प्लस माइनस डी अंडर रूट में डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, आई होप कैमरा एंगल में सही रख रहा हूँ, अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a, यानी कि या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने ऐसे ही याद रख रखा है, वैसे डी की वैल्यू अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना बस कि ये डी को भी भूल जाओ, लो डी को भूल ही जाओ। डी को तो मैंने तो बस एग्जाम्पल के लिए दिया था। इसकी जो भी वैल्यू आ रही होगी ना, मैंने इसकी पूरी वैल्यू को डी मान लिया था। इसकी जो भी वैल्यू होगी अगर वो ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, स्मॉलर देन 0 तो नो रियल रूट, और अगर इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स। बस इतना सा तुम्हें जानने की जरूरत थी भाई। अगर डिटेल में पढ़ना है तो देखो 10th क्लास के लेक्चर भी मैं ला रहा हूँ। अब बाकी यूट्यूब पे तुम्हें काफ़ी सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अब देखो 11th में आ गए हो तो आई होप कि तुमने ये पढ़ा ही होगा। बेसिक तुमने एनसीईआरटी जरूर पढ़ी होगी। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ आर.डी. शर्मा में था ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के अंदर ही था भाई। और पास होके आए हो ऑब्वियसली 11th में तो पढ़ा ही होगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। उतना ज़्यादा डिटेल में जानना है तो तुम बता देना, मैं एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा इसके ऊपर। अभी हमारा बेसिक सा मतलब है बेसिक मैथमेटिक्स जानना फिजिक्स के। अब अगला जो आ जाता है, काम आता है जो हमारे फिजिक्स में, वो क्या होता है भाई? ट्रिगोनोमेट्री। इसको लिखते हैं स्पेलिंग की फॉर्म में, लेकिन असल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं इसको। ट्रिगोनोमेट्री मैं इसीलिए पढ़ता था ताकि मेरे को स्पेलिंग याद रहे। हालांकि स्पेलिंग की कोई ज़रूरत थी नहीं याद करने की, मैथ का स्पेलिंग टेस्ट थोड़ी चल रहा था 10th में, मैथ के क्वेश्चन दे रहे थे भाई। एनीवेज, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए भाई? ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ जैसे टेन, थीटा, और थीटा भी कहाँ तक, देखो 10th का तो याद होना ही चाहिए, याद होना चाहिए। अभी तुम 11th में भी पढ़ोगे धीरे धीरे करके, तो अभी तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए। अभी कितना पता होना चाहिए, ठीक है? अगर तुमने 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाला चैप्टर का अगर तुमने पढ़ लिया है तो तुम 90 डिग्री से ऊपर जा सकते हो। 90 डिग्री के ऊपर भी वैल्यू पता होनी चाहिए, 180 या 270 या 360, ये सब भी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। लेकिन अगर तुमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अभी तक, तो तुम बस 90 डिग्री तक तुम याद रख लेना। टेन थीटा बाद में लिखूंगा। साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। और भाई ये सब 10th में पढ़ा था तुमने, अगर याद हो तो तुमको याद करो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो। 10th में ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही, लेकिन तुम लोगों का रिवीजन करवा रहा हूँ मैं एक तरीके से, क्योंकि मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तुम्हें बता देता, बोल देता भाई कि 10th क्लास की बुक में है, 10th क्लास की बुक खोलो, उसमें से देख लो या नेट पर सर्च मार लो। ऐसा नहीं, मैं तुम्हें याद रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन, एंगल्स, ठीक है ये। और तुम 10th में एक और नई चीज़ देखोगे, जैसे अभी तुम ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम पढ़ोगे क्या 10th में? इससे पहले तुमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ लिया है। हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर तुमने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लिया तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ये 0 डिग्री को क्या लिखा जाता है। रेडियंस बेसिकली क्या होता है? रेडियंस में एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट नहीं, डिपिक्ट किया जा सकता है, मतलब रेडियन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है एंगल को। अब जिन लोगों ने पढ़ लिया है उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। π/2, π/3, π/4, π/6, ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है? ये सब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को जिन लोगों ने पढ़ लिया है। क्या रेडियन मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ऐसे आगे बेसिक मैथमेटिक्स देखने के लिए, तो कोई बात नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक ही आएगा, कुछ पुराना वाला नहीं आएगा। तुम याद रखना यूनिट्स एंड डायमेंशन जो चैप्टर है ना, उसका बहुत कम, ये कह लो ना के बराबर जो है वो भाई आगे से कनेक्टेड होगा। यानी कि अगर तुम मान लो एक वक्त के लिए तुमने यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा और तुम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी पढ़ लेना चाहिए, अच्छी बात रहती है। अब तुम देख लो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा की 0 डिग्री पे तुम्हें याद हो 10th में तो 0 होती है। और ये कोई डेरिवेशन इसकी करके दिखाना नहीं है मुझे, क्योंकि ये हमें 10th में भी बोल गया गया था कि ये होती है वैल्यू। डेरिवेशन आगे और फर्दर बड़ी क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें सिखाया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है भाई? तुम तो बोल रहे हो सर डिराइव करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके। भाई सिलेबस कम है, खुश हो जाओ और शांति से चुपचाप इसको पढ़ लो। 10th में वैसे भी तुमने ये वैल्यूज़ याद की होंगी, मैंने याद की थी, तुम्हें भी याद करनी चाहिए थी अगर तुमने नहीं की तो। और नहीं की थी तो भाई अब अफसोस मत करो, अब याद कर लो। 1/2, 1/√2, ठीक है, √3/2। अरे आसान है भाई, देखो पहली लाइन याद कर लो, ठीक है, पहली लाइन याद कर लो।
अब पहली लाइन याद करने के बाद क्या करना भाई, इसको पलट दो, यानी कि अब 1 इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, ये तो नीचे ही रहेगा, मतलब 5 की लाइन है ना, ऑड है इसीलिए, वरना इवन होती तो ये भी उधर चला जाता। ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, ख़त्म। पहली लाइन याद करो, दूसरी लाइन अपने आप बन जाएगी। अब तीसरी लाइन कैसे बनानी है, ये ट्रिक बता रहा हूँ तुम लोगों को। पहली लाइन अगर शुरू में याद नहीं होती ना, तो तुम ये ट्रिक लगा सकते हो, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करनी है, ये ट्रिक क्या कहती है, ये ट्रिक ये कहती है कि एक बार तुम लोग ये लिख लो, 0 से लेकर 4 तक लिख लो, मतलब 90 डिग्री तक के लिए ये ट्रिक वर्किंग है। इसके आगे के लिए नहीं, बस 90 डिग्री तक के लिए अगर तुम्हें याद करना है तो, ठीक है। और 90 डिग्री तक याद कर लो, आगे का तुम खुद ब खुद निकाल पाओगे जब तुम्हें मैं ट्रिक सिखाऊंगा। तो इसी वीडियो में मैं तुम्हें और भी हायर एंगल्स के अभी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना सिखा दूंगा, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालना सिखा दूंगा तुमको, ठीक है। अब देखो 0 1 2 3 4 साइन थीटा का जो है वो याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ। साइन थीटा को पलट दोगे तो कॉस थीटा का निकल जाएगा, और अपॉन में यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दोगे, टेन थीटा का निकल जाएगा। 10th में तुमने पढ़ा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और नहीं पढ़ा है तो भाई अब तो मैंने बता ही दिया, पढ़ा ही दिया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ये एक रूल है। अब तुम अगर ऐसे बोलोगे सर ये कैसे समझाओ सर, मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, 2 + 2 4 क्यों होता है, बता दो भाई। रूल है, दो में 2 जुड़ता है तो 4 होता है भाई। साइंटिस्ट की मर्जी थी, वो तो कुछ भी कह सकते थे भाई, 2 में 3 जोड़ दो 5 बन जाएगा, सॉरी 2 में 3 जोड़ दो तो 4 बन जाएगा। तो भाई ये चीज़ रूल है, ठीक है। इसका प्रूफ तुम्हें आगे मिलेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ प्रूफ के लिए, लेकिन भाई जो तुम समझो जो 12th की बातें हैं या 12th के बाद की बातें हैं, तो भाई वो अभी से जान के क्या करोगे हैं, कौन से तुम उससे गड़े मुर्दे उखाड़ लोगे, या फिर कौन सा एग्ज़ाम फोड़ के रख दोगे। एग्ज़ाम में जो आना है या फिर एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो देख लो, यहाँ पे समझा रहा हूँ बढ़िया से। ट्रिक क्या है, साइन थीटा की वैल्यू उसको याद रखने का, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 4 तक बना दो। उसके बाद ना 4 से डिवाइड कर दो सबको, डिवाइड ऑल बाय 4। 4 से डिवाइड करने के बाद सबके ऊपर अंडर रूट लगा दो। सर क्यों करना है 4 से डिवाइड, सर क्यों लिखना है 0 से 4 तक, सर क्यों करना है अंडर रूट। भाई ट्रिक है याद करने की, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इससे तुम्हारा फायदा ये होगा, ये देखो जिसका रूट करोगे 0 आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 4 का रूट 2 होता है। इसका रूट करोगे अंडर रूट 2 बाय क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब अंडर रूट 2 बाय 2 को तुम जब करोगे ना, तुम्हें अगर ये आता है सॉल्व करना इस टाइप के क्वेश्चन, तो तुम 2 को क्या क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा मैथ वाला। ऐसे काट दोगे क्या बन गया, ये 1 बाय अंडर रूट 2 बन गया, अंडर रूट 3 बाय 2 बन गया, ये खुद देखो रूट निकाल के। और ये बन गया 4 से 4 काटूंगा तो 1 बचेगा, 1 का अंडर रूट करूँगा 1 बचेगा। ऐसे करके तुम साइन थीटा की वैल्यू याद कर लेना, ये मैंने खुद याद की थी इसी ट्रिक से, हमारे सर ने बताई थी। तो इस ट्रिक से तुम पहले साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, उसके बाद भाई जैसे जैसे तुम क्वेश्चन में इस यूज़ करते जाओगे तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी। मेरे को भी अपने आप कब याद होगी मुझे खुद पता नहीं चला, तो याद हो जाएगी। अब साइन थीटा की याद होगी, कॉस थीटा की भाई उल्टी करके लिख दो। ऐसा टेबल तुम्हें शुरू में कुछ दिनों तक हो सकता है कि तुम्हें ये टेबल बनाना पड़े शुरू में, जैसे मेरे को भी ज़रूरत पड़ी थी, रफ में मैं प्रैक्टिस करता था तो बोर्ड एग्जाम की क्लास 10th की, तो मुझे बनानी पड़ती थी शुरू में, लेकिन बाद में जाके मुझे याद हो गया। इसको डिवाइड कर दो इन दोनों को तो टेन थीटा का निकल जाएगा। 0 बाय 1 0 ही तो होगा, 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1 बाय 0, क्योंकि तुम देखो भाई टोटल 1 था और टोटल में से 0 पार्ट, टोटल यानी कि मान लो ये सर्कल है, सर्कल के मान लो मैं 6 टुकड़े कर दिया। याद है तुम्हें छोटी क्लासेस में हमें कैसे पढ़ाया जाता था, फ्रैक्शन को कैसे पढ़ाया जाता था कि 1/4 भाई मार्क करो डायग्राम में, 1/4 मार्क करो डायग्राम में। तो तुम 4 टुकड़े में मार देते थे सर्कल को, और उसके बाद 1 टुकड़े पे निशान लगा देते थे, 1/4 हो जाता था। तो अब खुद सोचो भाई 1/4 ये होता है, 2/4 ये होता है, तो 0/4 क्या होगा भाई, 0/4 में तो तुम किसी को मार्क नहीं करोगे, छोड़ दोगे खाली। इसका मतलब क्या, कितना पार्ट, चौथे का कितना पार्ट, चौथे का 0 पार्ट। यहाँ पे अगर 1 लिख देता तो चौथे का कितना पार्ट, 1 पार्ट। यहाँ पे 2 लिख देता तो कितना होता, चौथे का कितना पार्ट, 2 पार्ट। 3 लिख देता तो 3 पार्ट। अब मैंने कितना बोला, चौथे का 0 पार्ट। 0 पार्ट का क्या मतलब हुआ भाई, 0 ही तो होगा उसका मतलब, तो 0 इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे नॉट डिफाइंड। अब 1/0 नॉट डिफाइंड क्यों भाई, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का 1 पार्ट, कुछ भी नहीं का 1 पार्ट हो सकता है भाई, कुछ है ही नहीं, जब उसका तुम पार्ट कैसे बना रहे हो हैं भाई। ये मान लो ये एरिया है, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ के अंदर कुछ है ही नहीं, तो तुम उसका एक टुकड़ा कैसे बता दोगे कि इसका एक टुकड़ा कर दो भाई, हाथ के अंदर कुछ है ही नहीं तो उसका टुकड़ा कैसे कर दोगे तुम, फ्रैक्शन कैसे निकाल दोगे तुम, इसलिए नॉट डिफाइंड। लेकिन ये सिर्फ मैथमेटिक्स में कहा जाता था नॉट डिफाइंड, फिजिक्स के अंदर तुम्हें ये बोला जाएगा इन्फिनिटी। और फिजिक्स की चीज़ें फिजिक्स में ही रहने दो, मैथ की चीज़ें मैथ में ही रहने दो।
मैथ और फिजिक्स को जोड़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना छेड़ो तो ही अच्छा रहेगा। नॉट डिफाइंड, फिजिक्स में नॉट डिफाइंड की वैल्यू इन्फिनिटी मान ली जाती है, या मानेंगे हम लोग, आगे भी मानेंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं पे मैं यहीं पे मतलब जान छुड़वाने के लिए तुम लोगों से बोल दे रहा हूँ नहीं नहीं भाई इन्फिनिटी होगी ताकि तुम लोग मेरे से डाउट ना पूछो, ऐसी बात नहीं है। तुम आगे भी देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, फिजिक्स में ना हर जगह पे इन्फिनिटी ही लगाई जा रही है। और मैथ में देखोगे ना तो मैथ में भाई इन्फिनिटी लगेगी ही नहीं। तुम्हें सर बोल देंगे सीधा, बेटा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1/0 नॉट डिफाइंड। लेकिन आगे जाके क्लासेस में 12th में हो सकता है, उससे ऊपर में तुम्हें पढ़ाया जाए। लेकिन जब भी आएगा ये टॉपिक मैं तुम्हें तुरंत क्लियर करवा दूंगा। अभी तो फिलहाल के लिए नहीं है ये हमारे सिलेबस में, ठीक है। 11th का बेसिक मैथमेटिक्स 11th क्लास में होना भैया, तभी वीडियो खोलना, बता रहा हूँ मैं। पता चले बीटेक वाले खोल के बैठ जाए। मजाक कर रहा हूँ, बीटेक वाले खोलेंगे भी नहीं, उनको थोड़ी पढ़ाई करनी है अब। देखो ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तुम, ये कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये देखो, ये दोनों को काटोगे तो ये 1 हो जाएगा। तुम्हें काटना तो आता है भाई, ये भी मैं करना सिखाऊं? हैं, ये भी मेरे से सीखोगे? ये डिवाइड में 1/√2, इसको तुम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। अब डिवाइड में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं भाई। भाई 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 भाई, क्या कौन कौन सी क्लास के हो भाई तुम? सच में 11वीं के हो ना? ये नहीं आ रहा तुमको? 1, ठीक है, ये भी कट गया। अब भाई मैं इसे फटाफट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि पहली बात मुझे वैल्यूज़ भी आती है, दूसरी बात मुझे ऐसे डिवाइड करना फटफट आता है, ठीक है। तुम भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो tan थीटा के बाद क्या होगा। अब भाई देखो, कॉस्ट थीटा, जेक थीटा और कोजेक थीटा, ठीक है। इसमें एक ट्रिक बताऊँ, ट्रिक तो नहीं है वैसे, ये रूल है, तुम्हें 10th में भी तुमने ये पढ़ा होगा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोजेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब इनकी जो वैल्यूज़ है ना भाई, जब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉजेक थीटा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसका भी तो उल्टा कॉजेक थीटा होगा। तो जीरो का उल्टा कभी भी याद रखना, जीरो जहाँ पे तुमने ये तो सुना ही होगा कि कोई भी नंबर हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, वो रैशनल होंगे हमेशा। क्यों होंगे भाई? उनके नीचे तुम अगर हमेशा 1, उनके नीचे हमेशा एक 1 छुपा होता है, या फिर उनको 1 से डिवाइड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनके नीचे 1 होता ही होता है। तो ऐसे जीरो जो है ना, वो भी एक रैशनल नंबर कह सकते हो तुम। अब कह सकते हो क्या भाई, होता भी है, क्योंकि 0/1, जीरो के नीचे 1 जब तक नहीं होगा, मिनिमम 1 होना चाहिए, क्योंकि भाई एक का जीरो पार्ट बता सकते हो लेकिन जीरो का एक पार्ट नहीं बता सकते। तो भाई तुम खुद सोचो, जीरो अगर ये है तो इसके नीचे 1 होना ही होना चाहिए, या फिर 1 से डिवाइड करोगे तो वही रहेगा, क्योंकि तुमने सुना है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वही रहता है, तो जीरो को भी 1 से डिवाइड करो वही रहेगा। तो 0/1 हम लोग इसको कह सकते हैं। अब इसका उल्टा करोगे भाई, उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा। अभी तो सर आपने बताया 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, नॉट डिफाइंड ही होगा भाई, नॉट डिफाइंड ही होगा, चिंता मत करो, यही होगा। मैंने तुम्हें जो बताया वो रूल सही है एकदम। कौन सा रूल? साइन थीटा का उल्टा कॉजेक थीटा, 10th में पढ़ा था। अब तुम भाई खुद से निकाल लेना उल्टा कर करके। मैंने तुम्हें बता दिया, साइन थीटा का उल्टा कॉजेक थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। निकाल लेना वैल्यू, मैंने 3 की ऊपर वालों की बता दी, अब तुम उल्टा उल्टा करके निकाल सकते हो वैल्यू। 1/0 को जब तुम उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 0/1 बनेगा। यानी कि अगर नॉट डिफाइंड हो और इसका उल्टा करना हो, मतलब कि जैसे कि 10 का यहाँ पे कॉट में उल्टा करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझे? क्योंकि उल्टा कर दिया 1/0 का। जहाँ पे नॉट डिफाइंड हो वहाँ पे 1/0 इमेजिन कर लेना या याद रखना, बस खत्म भाई। इतना तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में, क्या सर बस इतना ऐसा ही आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में? बेटा सही बता रहा हूँ, IIT पढ़ने वाले हो, IIT समझ रहे हो, IIT जाने वाले हो, या जाओगे कि नहीं जाओगे वो तो तुम पे डिपेंड करता है। इतने में तो भाई मच्छर मक्खी भी ना हिले क्वेश्चन पेपर में, है। पता चले क्वेश्चन पेपर में जाओगे भाई, ऐसे करोगे ना मक्खी भी ना उड़ेगी भाई क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन तो दूर की बात है सोचोगे भाई सर हम तो क्वेश्चन उड़ा देंगे, सर एकदम रगड़ रगड़ के कर देंगे। ना भाई ना बेटा, इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है। इतनी आसान होती तो सारे इंजीनियर डॉक्टर होते भाई, सबकी ज़िंदगी मस्त चल रही होती। देखो अब क्या करना है, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री मैंने बता दी। सर ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ही लगेगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री में और भी चीज़ें लगेंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस हमारी बातचीत को रोकते हैं और एक और चीज़ के बारे में, क्योंकि हमें पढ़ना है, स्लोप के बारे में पढ़ना है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स फिज़िक्स में बेसिक मैथमेटिक्स की जड़ है। स्लोप पढ़ोगे तभी ग्राफ बनाना आएगा, और ग्राफ ही जड़ है फिज़िक्स की। भाई ग्राफ नहीं बनाओगे तो ना तुम विजुअलाइज कर पाओगे चीज़ों को, ना क्वेश्चन बनेंगे तुमसे आसानी से, समझे? दिमाग में भाई खलबली मची रहेगी, समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। इसीलिए ज़रूरी है स्लोप के बारे में पढ़ना। लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन बेटा, स्लोप के बारे में पढ़ने से पहले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक की एक और खासियत बताऊंगा कि बड़े बड़े एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जैसे 120 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया। सर अगर किसी ने बोल दिया सर हमसे साइन 150 डिग्री बताओ, तो सर क्या हम इसको नहीं बता पाएंगे सर? या फिर सर इसकी भी कोई वैल्यू होती है जो हमें याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी? सर बेटा, इसके लिए एक ट्रिक होती है, 90n प्लस माइनस थीटा। जहाँ पे 90n तुम मतलब फॉर्म में बनाओगे, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा 90n क्या है, तो 90n को भी रहने दो। यहाँ पे n हो सकता है, n कैन बी एनी नंबर, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं होगी भाई, 0 भी हो सकती है। चलो ठीक है यार, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, तुम्हें मैं करके बताता हूँ 2-4 सवाल, ठीक है। 0 वैसे नहीं होगी, तुम पता है क्यों 0? मैं इसीलिए अभी मैं रुक गया क्योंकि मैं 1-2 केसेस दिमाग में अपने सोच पा रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा भाई ऐसे केसेस को तो तुम लोग कर ले जाओगे भाई, इसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो नेचुरल नंबर ही होगा n को, तुम दिमाग में बसा लो। अभी मैं तो बताता हूँ प्रूफ के साथ कैसे नेचुरल नंबर होगा। और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके जाएगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी मतलब नहीं पता भाई कौन सा नंबर है, 1 से लेके शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 1000 लाख करोड़ देन करोड़ से जाते जाएगा। और एंड यहाँ पे, इसका एंड कहाँ पे ये किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि नए नए नंबर डिस्कवर होते जाते हैं डिस्कवर भाई। तो एंड नहीं है भाई। एक के आगे कितने जीरो लगा दो तुम, कितने भी लगा दो भाई, ये पूरा कॉपी भर दो, पन्ने भर दो, खत्म थोड़ी है, अंत थोड़ी है उसका। अब इंसानों ने उसको डिफाइन नहीं किया, उतना ज़्यादा लंबा डिफाइन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने इन्फिनिटी बोल दिया भाई। क्योंकि कितने भी जीरो लगा लो, अनलिमिटेड जीरो लगा लो, कोई उसकी लिमिट नहीं है, इसीलिए इस अनलिमिटेड टर्म को हमने इन्फिनिटी का नाम दिया। तो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 से, समझ गए ना? बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हें ना हमेशा क्या करना है, जैसे ही तुम्हें बड़ा एंगल मिल जाए, पहले जो उस एंगल है ना, उस एंगल को तुम्हें कन्वर्ट कर लेना है 90n प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ अ नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि मेरे को स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है फिर, मेट्रिक रेशियो, फंक्शन नहीं बोलना है मेरे को, 11th को पढ़ाते पढ़ाते फंक्शन हो गया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, थीटा इज द एंगल ऑफ अ नोन, यानी कि पता है जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल का वैल्यू, वो वैल्यू होनी चाहिए थीटा, ठीक है। मतलब कि अभी देखो जैसे एग्जांपल में कि हमें किस की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किस किस की हमें पता है वैल्यू, हमें थीटा 0 डिग्री की पता है, 30 डिग्री की पता है, 45 डिग्री की पता है, 60 डिग्री की पता है, 90 डिग्री की पता है। फिजिक्स में तुम्हें एक और के बारे में पता होना चाहिए, जो कि चलो ठीक है अभी इसी के आगे डिस्कस करूँगा उसको। तो इन सब का हमको पता है, तो यही सब एंगल होना चाहिए भाई, यही सब एंगल होना चाहिए थीटा, सॉरी कैमरा का एंगल बदल गया, यही सब एंगल जो है ना, यही सब एंगल होना चाहिए थीटा, तभी तुम लोग सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अब भाई इसको 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? दिमाग सोचो। सर अगर मैं इसको 90 इसमें से 90 माइनस कर दूँ, या 90 में इसको अलग ले लूँ 90 डिग्री, तो कितना बचेगा सर? सर अगर 90 अलग ले लूँगा तो इधर से 60 बचेगा सर। तो 90 डिग्री इंटू n क्या यहाँ पे हुआ, n1 ले लो, प्लस माइनस हो गया सर 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री तुम्हें पता है? प्लस होगा या माइनस होगा? दोनों नहीं हो सकता, प्लस होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों इसीलिए लिख दिया जाता है कि हाँ बेटा प्लस भी लगा सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो, कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हो। अभी मान लो अगर मैं इसको 90 इंटू 2 कर देता, तो मेरे को कुछ माइनस करना पड़ता, क्योंकि 180 डिग्री हो जाता। 180 डिग्री में से मेरे को 150 डिग्री चाहिए, तो मैं 30 डिग्री माइनस कर दूंगा। इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता था, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता था, गलत नहीं लिखा है मैंने। इन दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री, अगर तुम इन दोनों एंगल को प्लस करोगे तो क्या साइन 150 डिग्री आ रहा है? इन दोनों को प्लस करोगे या माइनस करोगे तो क्या साइन 150 डिग्री आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो क्या साइन 150 डिग्री आ रहा है। तो अब आगे की बात की जाए। अब तुम क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें देखना है ये ऑड है या इवन है, या ऑड है।
अगर भाई ये ऑड हुआ, कान खोल के सुन लेना, कान खोल के, अगर ये ऑड हुआ तो उसकी एक कंडीशन होती है। ऑड हुआ तो उसकी कंडीशन ये है, साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉज और कॉज विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन, tan विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, tan विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट। 10th में भाई हमने ऐसे कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, अगर तुम्हें याद हो, तुम्हारी टीचर ने 10th में तुम्हें ये पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ाया था तो मैं पढ़ा देता हूँ भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाया होगा, मोस्ट प्रोबेबली पढ़ाया ही होगा। tan भैया जी कॉट से इंटरचेंज हो सकता है, यानी कि tan कॉट बन सकता है, कॉट tan बन सकता है। कहने का मतलब क्या, अगर ऑड हुआ ना, जिसके साथ वो एंगल है वो चेंज होगा अगर ऑड हुआ तो, और इवन हुआ तो सीधी सी बात है, जिसके साथ वो एंगल है वो चेंज नहीं होगा, बल्कि तुम ये 90n को एलिमिनेट कर सकते हो, काइंड ऑफ एलिमिनेट कर सकते हो। और एलिमिनेट करने के बाद जो इधर में जो एंगल है उसकी बेसिकली उस रेशियो के साथ इस एंगल को लगा के तुम वैल्यू डाल सकते हो। नहीं समझे ना तो समझो। देखो पहले ना तुम तो इस चीज़ को दिमाग में डालो, एक एक करके धीरे धीरे करके स्टेप वाइज ही समझ में आएगा। अभी हम लोग साइन 150 डिग्री की बात कर रहे हैं, 120 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मिटा दिया उसको कि अगर ऑड हुआ ना, पहले रूल को एक बार ध्यान से दिमाग में बिठा लो। अगर ऑड हुआ, सर की बात सुनो ध्यान से, सर ने क्या बोला, साइन कॉस में बदल जाएगा अगर ऑड हुआ तो। अगर मतलब साइन यहाँ पे हुआ, ठीक, मतलब डिग्री के साथ या एंगल के साथ, तो वो अगर वो 90 n प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में अगर ऑड आ रहा है, n की वैल्यू अगर ऑड आ रही है, n की वैल्यू अगर ऑड आ रही है, तो अगर उसके साथ जो भी होगा, अगर साइन होगा उसके साथ तो वो कॉस बन जाएगा, कॉस होगा तो साइन बन जाएगा, tan होगा तो कॉट बन जाएगा, कॉट होगा तो tan बन जाएगा। उसी तरीके से सेक होगा तो वो कॉजेक बन जाएगा, और कॉजेक होगा तो वो सेक बन जाएगा। समझे? जैसे कि हम लोग बोलते हैं 2 में जब 2 प्लस होगा तो वो 4 बन जाएगा, या 2 में जब 3 प्लस होगा तो 5 बन जाएगा। उसी प्रकार से ये भी है कि जब n की वैल्यू ऑड होगी तो ये बन जाएगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू इवन होगी ना, ये बस ये दिमाग में बिठा लेना क्योंकि बहुत आसान है ये। n की वैल्यू इवन होगी तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस उस एंगल का तुम क्या कर सकते हो, 90n की वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हो। समझ में नहीं आ रहा है? देखो इवन वाला मैं पहले समझा देता हूँ। इवन वाला बहुत ईजी है, ऑड वाले में हल्का फुल्का सा दिमाग लगेगा, चुटर पुटर दिमाग, वो तुम लगा लोगे। 90 इंटू 2 माइनस 30 डिग्री की फॉर्म में मैंने लिखा, ठीक है। ब्रैकेट लगा लेना, या फिर कोड मास का फॉर्मूला जिसको आता होगा वही कर पाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, माइनस कर देंगे पहले फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ना बेटा ना, बोर्ड मास का फॉर्मूला पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस या प्लस। तो अब जिसको बोर्ड मास का फॉर्मूला नहीं आता उसको भी बता देता हूँ। नहीं, बहुत महारथी बैठे हैं यहाँ पे, मुझे पता है। AS का बस तुम समझ लेना कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ, और मतलब क्या ये ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ऑफ मतलब कि जैसे तुम्हें लिख दिया गया है 65% ऑफ 100, तो तुम्हें ऑफ वाला अगर कहीं पे दिख जाए, मान लो 65% ऑफ 100, परसेंटेज ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो पहले ऑफ को सॉल्व करोगे, यानी 65% ऑफ 100 निकालोगे। ऑफ क्या होता है, ऑफ को सॉल्व करने का मतलब ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर ये वाला मल्टीप्लाई पहले होता है, ये वाला बाद में होता है। फिर समझ गए ना, ये है खासियत ऑफ की, पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई पहले होता है और वो वाला मल्टीप्लाई बाद में होता है। उसके बाद डिवाइड पहले होता है, फिर मल्टीप्लाई पहले होता है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन, हालांकि लिखा है कि एडिशन सब पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिमिल्टेनियसली कर सकते हो, मतलब सब्ट्रैक्शन भी पहले कर दोगे तो काम बन जाएगा। साइन का ध्यान रखना है बस। कोड मास आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है ना। रुलाओगे यार तुम लोग मुझे। ये इवन है, n की वैल्यू 90n प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में है ये, जहाँ पे हमें थीटा नोन है। थीटा नोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब एंगल है। थीटा एक ऐसा एंगल है जो कि नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसकी वैल्यू हमें पता है। रेशियो, सॉरी फंक्शन बार बार बोल रहा हूँ, रेशियो याद रखना। n की वैल्यू इवन है, मैंने क्या बोला, सर ने बोला कि ये चेंज नहीं होगा, तो हमने सर क्या, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है सर, मैंने बोला भाई 90 इंटू थीटा एलिमिनेट कर दो, यानी कि इसको पूरा भूल जाओ और ये साइन भी भूल जाना, साइन को भी नहीं याद रखना। याद तुम्हें बस इतना रखना है, ये क्या है, ये वाले एंगल को याद रखना है बस। साइन भी भूल जाना है और ये पूरा एलिमिनेट कर देना है आगे तक का। ये लिख दिया सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिख दूंगा तो सर क्या आंसर आ जाएगा।
मतलब सर यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो क्या यही आंसर है सर हमारा? नहीं, क्योंकि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक और ज्ञान की बात पता होनी चाहिए, वो है इन विच क्वाड्रेंट the trigonometric ratios are positive and in which quadrant the trigonometric ratios are negative। सरल भाषा में बोलूँ तो अगर तुम इसको एक गोला मानोगे और नहीं भी मानोगे तो भी मानना पड़ेगा तुमको ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ। गोला नहीं मानो चलेगा, लेकिन ये चीज़ तो मानोगे ना कि यहाँ से यहाँ तक अगर तुम पूरा राउंड लगाओगे तो 360 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री तक जाओगे यहाँ पे रूल ये होता कहता है हमारा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या सॉरी रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, जेक थीटा, कॉट थीटा, सबकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक के बीच की पॉजिटिव होती है। इसका मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री तक की वैल्यू जो है वो सब पॉजिटिव ही होगी, उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। और ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे ही इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते थे, ये तो पता ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट कहते थे, थर्ड क्वाड्रेंट कहते थे। सर्कल को मत देखो, सर्कल को भूल जाओ। सर्कल मैंने तुम्हें सिर्फ इसे रेफरेंस के लिए दिया कि ये 360 डिग्री है, बस, और कोई बात नहीं थी सर्कल देने की, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा 360 डिग्री हुआ कैसे सर। तुम सर्कल का टुकड़ा मान लो, इसको इमेजिन कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा 360 डिग्री कैसे हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तुमने ये देखा कि भाई यहाँ से यहाँ 90 डिग्री तक तो मतलब साइन 0 से साइन 90 डिग्री तक तो पॉजिटिव आ रही है, और सबके लिए एप्लीकेबल बोला है, तो मतलब साइन हो, कॉस हो, टेन हो। मैं सिर्फ साइन का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका मतलब साइन ही हो सिर्फ। अब यहाँ पे 190 डिग्री के बाद क्या है, यहाँ से शुरू हो जाता है 90 डिग्री और यहाँ से 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के बीच में साइन थीटा और उसका उल्टा यानी कि कॉसेक थीटा, क्योंकि उल्टे पुल्टे वाले का साइन तो सेम ही रहता है। मतलब अगर भाई मैं 2 बोलूँ, मैं बोलूँ रेसिप्रोकल ऑफ 2 तो भाई 1/2 ही होगा। ये थोड़ी हो जाएगा कि वो माइनस आ जाएगा यहाँ पे जादू से, हैं। मैंने बोला रेसिप्रोकल ऑफ 2, तुम -2 लिख के आ गए हैं, या 1/-2 लिख दिया। भाई रहन दो, तुम जाओ नर्सरी क्लास में, सीधी सी बात। भाई 90 डिग्री से 180 डिग्री तक साइन थीटा और उसका उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा रूल कहता है। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या कहता है रूल, कि कॉस नहीं भाई, कॉस तो फोर्थ के लिए है, टेन थीटा और कॉट लिखने वाला था मैं। कॉट थीटा की जो वैल्यू है, क्योंकि कॉट इसका उल्टा है तो इसका वैल्यू सेम ही होगा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फाइनली फोर्थ वाला क्या कहता है कि भाई कॉस थीटा और उसका उल्टा जेक थीटा ये ई नहीं है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये एक रूल है जिसके हिसाब से पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, दूसरे में साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों क्या होते हैं भैया, दोनों होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव। इसमें टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव। इसमें कॉस थीटा जेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो अगर मैंने बोला साइन 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा 90 से 80 डिग्री, 180 डिग्री के बीच का है कि नहीं है 150 डिग्री, तो यह सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव का जब सिंबल लगाओगे ना, पॉजिटिव का आगे में नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है। नॉट नेसेसरी, अगर पॉजिटिव होता है तो नेसेसरी नहीं होता, लेकिन इस कंडीशन में लगाओ ताकि तुम भूल ना पाओ वैल्यू। तो क्या होगा, पॉजिटिव का 1/2। अब ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, आंसर वैसे भी सही था, लेकिन क्या पता होता कि एक थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता, तो क्या पता उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती, इसीलिए उसको मैंने उस वक्त गलत कहा। हालांकि आंसर वही सही था, क्योंकि तुम नहीं लिखोगे साइन तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि वो पॉजिटिव है, ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है ऐसा। तो अब ये आंसर सही है, और उसी वाले रूल से तुम्हें डिटरमाइन करना है तुम्हें साइन, कि अगर मान लो अब कुछ एक कॉमन डाउट ले लेते हैं, मतलब एक नॉर्मल सा डाउट जो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर आपने बोला कि कोई से भी एंगल होगा तो हम लोग उसके हिसाब से हम लोग साइन लेंगे। तो मतलब साइन 150 डिग्री का हो गया यहाँ पे है, तो यहाँ पे साइन 150 डिग्री हमारा हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हम लोग कॉस 150 डिग्री लेते तो क्या होता सर, कॉस 150 डिग्री लेते तो क्या होता। मैंने क्या बोला था, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं उन पे फोकस मत करो, जो नेगेटिव होते हैं नेगेटिव वाले बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, साइन, बस ये याद रख लो, साइन उसका उल्टा अपने आप हो जाएगा, मैंने तुम्हें बता दिया क्यों। साइन
पॉजिटिव होता है, कॉज सेक अपने आप पॉजिटिव हो गया क्योंकि उसका उल्टा है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, रेसिप्रोकल है। तो कॉज 150 डिग्री, सर ने बोला था कि साइन और कॉज एक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉज तो नेगेटिव होना चाहिए। हाँ भाई, कॉज नेगेटिव होगा तो कॉज 150 डिग्री नेगेटिव, टैन 150 डिग्री नेगेटिव, कॉट 150 डिग्री नेगेटिव, जेक 150 डिग्री नेगेटिव, बस वही दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम रूल चलता रहता है, सेम रूल चलता रहता है भाई, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की भी सेम कहानी। अब तुम लोग निकाल पाओगे सही आंसर, पता है कैसे? E1 का मैंने तुम्हें समझा दिया, E1 का कैसे होगा, तो उस तरीके से वैल्यू निकलेगी। और तुम लोग सोच रहे होगे सर एक चीज़ हमें समझ में नहीं आई कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती थी 1/2। सर साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2, ऐसा क्यों सर? क्योंकि तुम ये 10 अभी पढ़ोगे मैथ के अंदर, ये तुम्हें फिजिक्स के अंदर तुम्हें से भी थोड़ी छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ उतना ही तुम्हें पता होना चाहिए मैथ के अंदर। लेकिन तुम डिटेल में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर कि भाई साइन की वैल्यू वेरी करती है पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव तो बाद में लेंगे, -1 से +1 की तरफ वराई करती है। मतलब कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ऑल्दो साइन की वैल्यू -1 भी हो सकती है, मैं इसको सेट की फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, अगर तुमने सेट पढ़ लिया हो तुम्हें समझ में आएगा। तो 1 की साइन 30 डिग्री छोड़ो, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। कैसे होती है भाई, तुम ये मैथ में पढ़ोगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, और मैथ में मैं ही पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैथ पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तुम्हें बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए जो मैंने तुम्हें बता दी, क्योंकि अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के टर्म को। अभी फिजिक्स का बेसिक डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैथ लगेगा उसमें बढ़िया वाला, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा ज़्यादा बढ़िया तरीके से। अभी मैंने जितनी बातें बताई उतना ध्यान रखना। अब तुम सोच रहे होगे सर साइन का -1 से 1 के बीच में होता है, तो कॉज और टैन का और कॉट का जेक का, भाई ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। मैंने क्या बोला? मैथ में तुम्हें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में। वहाँ पे तुम लोग जब पढ़ोगे ना, तो तब तुम्हें यहाँ पे, वैसे यहाँ पे उतनी वहाँ यहाँ पे जो है ना उतनी ज़्यादा एडवांस मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे नॉर्मल मैथ की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो जितना मैंने तुम्हें बताया उतना मैथ लगेगा। क्या वाला कि मैंने तुम्हें बताया ना 90n ± थीटा की फॉर्म में तुम निकाल सकते हो साइन 150 कॉस 150, तो ये वाला तुम्हें काम पड़ सकता है, ये वाला काम आएगा तुम्हारे। लेकिन वो काम नहीं आएगा भाई कि कहाँ से कहाँ तक वेराई करती है, क्या होता है, कैसे होता है, वो पूरा डिटेल हो गया। तुम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर मेरे से खुलवाने लग गए इसी जगह पे, इसी लेक्चर में। ऐसा नहीं करवाओ भाई, ऐसा मत करवाओ, ठीक है। हम 90n ऑड वाला केस देख लेते हैं, जहाँ पे n ऑड होगा। तो अभी हमने देखा था 150 डिग्री के लिए, साइन 150 डिग्री के लिए, साइन 150 डिग्री के लिए क्या देखा था हमने कि भैया 90 × 1 आ रहा था, 90 × 1 आ रहा था, प्लस क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था भाई 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री आ रहा था हमारा। 90 डिग्री × 1 + 60 डिग्री, यहाँ पे ऑड आ रहा है। सर आपने कहा था ऑड के केस में सर हम लोग क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं ना, साइन को सर कॉज में बदल देते थे। बदल दो भाई, बदल दो। और सर इसको नेगलेक्ट कर देना है फिर से, और ये लिख लेना है। हाँ भाई यही तो करना है, इसको तो हर केस में नेगलेक्ट करना है। बस यहाँ पे ये चीज़ चेंज होने की बात होती है और साइन देखना पड़ता है। अब 150 डिग्री साइन में तुम्हें पता है पॉजिटिव होता है। अब कॉज का 60 डिग्री नहीं निकाल रहे हो तुम लोग निकाल तो साइन 150 डिग्री ही रहे हो, है ना। साइन 150 डिग्री क्या होता है, फिर से पूछूंगा, पॉजिटिव होता है सर, पॉजिटिव होता है सर, पॉजिटिव। तो इसकी जो भी ओवरऑल वैल्यू आएगी ना, जो भी, क्योंकि ये कॉस 60 डिग्री दिख रहा होगा तुमको, लेकिन भाई कॉस 60 डिग्री को मत देखो, तुम देखो कि तुम निकाल किसका रहे थे। अभी ये कॉस 60 डिग्री की फॉर्म में बन गया, तो कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो साइन 150 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होता है। ये हमें यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, समझ रहे हो, समझ गए ना। तो ये चीज़ तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए तुम्हारे। कॉस 60 डिग्री भाई खुद तुम्हें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, ऐसे ही समझ में आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। अब भाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू लिख दो यहाँ पे सीधा, क्या होगा, 1/2 ही तो होगा। साइन 30 डिग्री एंड कॉज 60 डिग्री आर इक्वल। तुम्हें पता है ना कैसे, ऐसे मैंने जो तुम्हें करवाया था, तब तुम दोबारा पीछे करके वीडियो को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे मैं बोल रहा हूँ साइन 30 डिग्री को कॉस 60 डिग्री के इक्वल। और ऐसे ही कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है, और साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के इक्वल होता है। कैसे सर, देखना, ऑब्जर्व करना। मैथ में वैसे तुम्हें ये पढ़ाया जाएगा, और आधी से ज़्यादा बातें तो 10th में पढ़ा दी गई है,
ये भी भाई 10th में पढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से तुम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होगा 1/2, क्यों cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 मैंने अभी तो बताया, और पॉजिटिव का सिंबल आएगा क्योंकि साइन 150 डिग्री पॉजिटिव होता है सर। एक क्वेश्चन तुम बना के देखना, साइन 270 डिग्री, ठीक है, ये बनाना, और तुम्हारे आसानी के लिए ये लो भाई, ओके, ये रहने देना 270 डिग्री इज जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 90 से, 93 जा हो जाएगा, प्लस थीटा 0 डिग्री। हालांकि ये भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ये वाला केस बाद में डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन ट्राई ज़रूर करना भाई, ट्राई करके मुझे बताना ज़रूर। एनसीईआरटी में तुम्हें वैल्यू दी गई है सारी, साइन से लेके पूरा, मतलब कॉट कॉस सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू दी गई है 360 डिग्री तक, तो उसमें 270 डिग्री का भी तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा। ट्राई करना 90 × 3 प्लस थीटा 0 डिग्री करोगे, है ना। अब वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला, अब ये साइन 270 डिग्री है, साइन 270 डिग्री लिया है मैंने, ठीक है, मान लो लिया है, तुम कुछ भी ले सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई साइन 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। हालांकि आ तो गया वो इस लाइन पे, देखो इस लाइन पे 90 डिग्री होता है, इस लाइन पे 180 डिग्री होता है, इस लाइन पे 270 डिग्री होता है, इस लाइन पे 360 डिग्री होता है, 270 डिग्री पे आ गया। लेकिन इसको तुम लोग इसी क्वाड्रेंट के अंदर कंसीडर करना, ठीक है, इसी क्वाड्रेंट के अंदर कंसीडर करना। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि ये वैल्यू यहाँ पे ले ली तो तुम्हें थोड़ा सा गड़बड़ लग सकता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में, मैंने कहा ना बीच में साइन ये रहता है, साइन बीच में। लेकिन ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ से भी फिर वही समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 270 डिग्री हो सकता है, यहाँ से भी 270 डिग्री है, 180 से 270, 270 से 360, समझे, दोनों में तो 270 आ रहा है ना। एनीवेज तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब तुम ऐसे करोगे तो भाई ये 90, ये 0 डिग्री हो गया, साइन 0 डिग्री। सर आप तो कह रहे हो साइन 0 डिग्री कर दो, इसको तो काटना ही है सर, और ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑड है कि इवन। ऑड है सर तो बदल जाना चाहिए, साइन कॉस बन जाना चाहिए सर, कॉस लिख दिया सर और 0 डिग्री लिख दिया सर। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू सर 1 होती है। ये क्या है भाई, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, नेगेटिव का 1, देखो साइन की वैल्यू 1 -1 आ गई कि नहीं आ गई। और ये सही है भाई, ये वैल्यू जो 270 डिग्री का -1 आया ना, सही है। यकीन नहीं होता ना, जाके चेक कर लेना एनसीईआरटी में या गूगल में। तो ये मेथड हर जगह काम करेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम्हें होमवर्क देने से इसलिए कतरा रहा था, फिर तुम ये पूछने लग जाओगे भाई। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में। फिजिक्स में हम लोग बेसिक फिजिक्स की बात कर रहे थे। अब ये सिखा दिया मैंने तुमको कि ऑड कैसे देख के, इवन कैसे देख के निकाला जाता है, तो तुम लोग आराम से फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन फोड़ दोगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का काम अभी तुम्हें स्लोप वाले में भी पड़ेगा, स्लोप के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, इतनी बड़ी वीडियो तुम लोगों ने देखी भी नहीं होगी, ऐसे भी मैं फालतू में बोल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं चाहता हूँ कि फ़ायदा वाला होगा, इसीलिए मैंने बना दी इतनी लंबी वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्लोप के केस में कहा जाता है, तुमने कहीं पे सुना भी होगा, स्लोप = tan थीटा। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्लोप क्या होता है, कैसे होता है, पूरा ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही था बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर को दोबारा देख कर रिवाइज कर लेना, नहीं तो कॉपी में नोट्स बना लेना। बाकी मैं चला, गुड बाय।